अच्छा, दिख रहा है आपको? यस निश्चित। सर। हम्म, तो कल मैंने जो बताया था वो ये कि हम 1.5 में से कुछ चीज़ें ऑलरेडी देख चुके थे कल लास्ट लेक्चर में। अब उसके आगे थोड़ा जो बचा है वो आज पूरा करेंगे और सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो उस बहाने एक रिकैप भी हो जाएगा। एक्सेसरीज में पाइप्स भी एक्सेसरीज है, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं: रिजिड पाइप, सेमी रिजिड पाइप और फ्लेक्सिबल। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इजीली इसको जानते होंगे, हमेशा आपने यूज़ किया है, देखा है। रिजिड पाइप जैसे स्टील पाइप है। सेमी रिजिड मतलब कॉपर एल्यूमिनियम के जो ट्यूब्स होते हैं जिसका हम थोड़ा इधर उधर बेंड कर सकते हैं, तो इसलिए सेमी रिजिड हो गए। और फ्लेक्सिबल नायलॉन, प्लास्टिक, पीवीसी जैसे मटेरियल से बने हुए जो पाइप्स है, जिसमें जिसको हम ट्रेनर पे भी यूज़ करते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल टाइप के पाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल के बारे में फिर से एक बार दिखा दे तो रिजिड पाइप ये स्टील, फिर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक कोटेड गैल्वेनाइज्ड पाइप, ये जो मटेरियल है ज़्यादातर यूज में लाया जाता है इनको। पाइप का जो साइज है उसके अनुसार उसका चयन किया जाता है। ऑफकोर्स जो डीसी वॉल, पीसी वॉल, एफसी वॉल, एक्चुएटर हम जो यूज करने वाले हैं, तो उनका सबका स्टैंडर्ड डायमीटर के हिसाब से एक ही होना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम पाइप का भी चयन करेंगे। तो उसमें जो स्टैंडर्ड डायमीटर्स अवेलेबल है, तो शेड्यूल 40 के अंडर वो स्टैंडर्ड टाइप्स अवेलेबल है। शेड्यूल 80 में एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, मतलब उसकी थिकनेस जरा ज़्यादा रहेगी, स्ट्रॉन्ग पाइप प्रेशर अगर ज़्यादा है उसमें तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, शेड्यूल 160। तो ये इंडस्ट्री में इस तरह से यूज़ किया जाता है। ये रेगुलर के बच्चों को मैं ज़्यादातर ज़्यादा की इंफॉर्मेशन के तौर पे ये दिखाता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग इससे परिचित होंगे। तो फिर होजेस है, जो फ्लेक्सिबल पाइप के बारे में हमने बात की, उनको होजेस कहा जाता है। तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उसके एडवांटेज क्या है? तो उसका मटेरियल एक रबर है, रबर होज। हमारे इंस्टीट्यूट में जो लैब में ट्रेनर रखा है उस पर हम कनेक्शन करते हैं, छोटे मोटे सर्किट्स बनाते हैं। वो करते समय हमेशा हमें लगातार उसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, तो अलग अलग चीज़ों को जोड़ना पड़ता है। तो ऐसे काम के लिए ये फ्लेक्सिबल रबर होजे बहुत कारगर साबित होते हैं। तो दोज आर जनरली इक्विप्ड विथ क्विक कनेक्ट डिस्कनेक्ट एंड फिटिंग। तो ये एंड फिटिंग अवेलेबल रहते हैं, वो जो पाइप को लगाए हुए रहते हैं, तो हम उसकी कॉलर को थोड़ा पीछे खींचेंगे और डीसी वॉल के जो कनेक्शन है उस पर स्लाइड करेंगे और छोड़ देंगे कॉलर को, तो अपने आप फिट हो जाता है। तो नट बोल्ट जो हम यूज़ करते हैं रिजिड पाइपिंग में, उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्विकली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन लॉन्ग लेंथ, कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग टू वेरी हाई प्रेशर। दे कैन एब्सॉर्ब वेरी हेवी शॉक देन रिजिड ट्यूब्स। क्योंकि वो रबर जैसे इलास्टोमर से बने हुए हैं, तो उनकी शॉक एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन ये बात है कि रिजिड पाइप जो है उनकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है इससे ज़्यादा ही होगी। रबर पाइप के डिसएडवांटेजेस क्या है? पुअर इन एब्रेजन रेजिस्टेंस। कुछ चोटिल मतलब कुछ चक्कू जैसा कुछ या सैंड पार्टिकल्स, कुछ टूलिंग्स वगैरह, वो अगर उसको काटते हैं, तो इसका एब्रेजन रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि हार्डनेस कम है इसका, तो इजीली कट जाएगा वो। स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन एब्रेजन रेजिस्टेंस कम है, जहाँ फिर रिजिड पाइप हमें एडवांटेजेस लग सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। पुअर इन रेजिस्टिंग वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन को वो अगेन डिपेंड्स। जैसे गैल्वेनाइज में हमने देखा वो करोजन रेजिस्टेंस उसका अच्छा होता है, तो इस तरह के कुछ वेदर कंडीशंस अलग रहेंगी तो उसमें वो थोड़ा दिक्कत दे सकता है। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। दे कैन
be damaged due to incompatible oil. कुछ कुछ ऑयल इनके मटेरियल से मेल नहीं खाते, तो तब कंपेटेबिलिटी देखनी पड़ती है, अदरवाइज वो ऑयल का रिएक्शन इनके साथ हो सकता है, तो ये भी एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ता है। फिटिंग्स हैं, एंड फिटिंग्स जैसे मैंने बताया, मेल कपलिंग, कनेक्ट डिसकनेक्ट टाइप जो है वो टाइप का एक कपलिंग है, कंप्रेशन फिटिंग, क्विक कपलिंग। तो पाइप्स को अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ने के लिए हम फिटिंग यूज कपलिंग्स यूज करते हैं, फिटिंग्स यूज करते हैं। तो इस टाइप के उनके प्रकार है। ऑयल फिल्टर, ऑयल हो या एयर हो, दोनों को हम फिल्टर करने वाले हैं। और फिल्टर करते वक्त जैसे सिंबल में दिखाया था, कोई मेश टाइप एलिमेंट रहेगा और उसमें जो होल्स है उसकी डायमीटर जो भी रहेगी, उससे बड़ा जो भी पार्टिकल है वो अंदर जा नहीं पाएगा। ऑयल तो लिक्विड फॉर्म में है तो इजीली चला जाएगा, लेकिन कुछ फॉरेन पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल रहेंगे तो उसके अंदर जा नहीं पाएंगे। और एक टर्म होती है डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन। तो कितनी डिग्री चाहिए, इंटेंसिटी कितनी चाहिए फिल्ट्रेशन की। हमें अगर बहुत ही ज़्यादा क्लीन चाहिए तो जो पोर साइज है वो बहुत कम रखनी पड़ेगी, या थोड़ा चलता है, थोड़ा डर्ट डस्ट चलता है तो थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। तो इस तरह से डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन हम तय करके उस तरह का फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर क्लीन चाहिए तो उसके अंदर जो भी फिल्टरिंग मीडियम हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो भी पोर्स रहेंगे वो बहुत ही फाइन रहेंगे। ज़्यादातर एक पर्टिकुलर एरिया में कितने होल्स है, इस प्रकार से उसकी मेश साइज बताई जाती है। तो मोर द नंबर ऑफ होल्स ऑफ कोर्स इन द सेम एरिया, तो इसका मतलब वो पोर्स जो होल्स है वो बहुत फाइन होंगे। तो जैसे जैसे मेश का नंबर बढ़ते जाता है तो वो फाइन फिल्ट्रेशन की तरफ बढ़ता है। अच्छा, फिल्टर को हम कहाँ पे लगाते हैं, पोजीशन, इसके आधार पे हम उसके 3 टाइप्स कर सकते हैं: सक्शन फिल्टर, प्रेशर फिल्टर, रिटर्न लाइन फिल्टर। नेचुरली सक्शन फिल्टर कहाँ पे लगेगा, बताओ कोई। पंप से पहले लगेगा सर ना? पंप के पहले ऑयल सम्प लगेगा। में सर। हाँ, सम के बाद, लेकिन पंप के पहले, है ना। संप और पंप में कंफ्यूजन ना करें। संप मतलब टैंक, तो पंप के पहले सक्शन लाइन में बराबर है। प्रेशर लाइन मतलब पंप के बाद, सिस्टम में जाने से पहले। और रिटर्न लाइन मतलब जहां से ऑयल वापस टैंक में आएगा, तो वो टैंक में जाने से पहले हम उसका फिल्ट्रेशन करेंगे। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन पोजीशन 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर है। अब इसके अंदर का मैकेनिज्म अलग अलग होगा ऑफ कोर्स, है ना। जैसे सक्शन लाइन में और प्रेशर लाइन फिल्टर में प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, तो प्रेशर वाले फिल्टर में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट हम यूज़ करेंगे उसको स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि हाई प्रेशर लिक्विड को वो हैंडल करने वाला है। तो इस तरह से उसके अनुसार जो भी स्ट्रेंथ वाइज चेंजेस चाहिए वो उसमें होंगे। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ फिल्टर्स बेस्ड ऑन पोजीशन। इसके बाद है बाईपास फिल्टर एलिमेंट, बाईपास फिल्टर सिस्टम। इसका मतलब यह है कि कुछ कुछ सिस्टम में हम क्या करेंगे कि कुछ ऑयल डायरेक्टली लाइन सिस्टम में भेजेंगे और कुछ ऑयल फिल्टर करके अंदर भेजेंगे, बाद में वो मिक्स होकर सिस्टम में जाएगा। तो इस तरह से हम ऑटोमेटिकली डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन को भी चेक कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो आप देखिए कि जब भी फिल्टर से जाएगा तो हमेशा एक फिल्टर का क्लॉग होने की संभावना रहेगी, उसमें प्रेशर ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा होगा और फ्लो को भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आएगा। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ ऑयल डायरेक्टली बाईपास करके भेजेंगे, किसको बाईपास करके, फिल्टर को बाईपास करके, और कुछ फिल्टर में से आएगा
उसका मिक्स करके भेजेंगे और उसके अनुसार हम उसका जो डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन है उसको बरकरार रखेंगे। अगर ऐसा नहीं चलता है तो पूरा ऑयल फिल्टर में से ही जाएगा उसमें, फिर बाईपास वाल नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर फिल्टर चोक हो जाता है, फिल्टर को उसके लाइफ के बाद बदलना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मान लो कुछ कारणवश वो जल्दी क्लॉग हो गया, तो क्या होगा कि स्टारवेशन जिसे बोलते हैं, जैसे हमें खाना नहीं मिलेगा तो उपासमार जिसे बोलते हैं स्टारवेशन चालू हो जाएगा हमारा। वैसे ही अगर फिल्टर क्लॉग हो गया तो आइदर पंप को अगर वो सक्शन लाइन फिल्टर है या सिस्टम को अगर वो प्रेशर लाइन फिल्टर है तो ऑयल का सप्लाई नहीं मिलेगा। तो हमने फिल्टर को एक्सेसरीज में डाला है। ऑफकोर्स वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बिना सिस्टम चल सकता है। तो इसलिए ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि फिल्टर क्लॉग हो गया इसकी वजह से सिस्टम बंद पड़ गई। थोड़ी देर के लिए हम लेस फिल्टर्ड ऑयल सिस्टम में भेज सकते हैं, इसलिए उसको एक बाईपास वॉल लगा हुआ रहता है। तो बाईपास फिल्टर का मतलब ये होता है कि उसमें एक बाईपास वॉल लगा हुआ है, अगर वो क्लॉग हो जाए तो बाईपास वॉल अपने आप ओपन जाएगा। वो चेक करता है कि सिस्टम में प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है, वो फिल्टर में अगर बढ़ता है तो उसका मतलब वो जान लेता है कि ये फिल्टर क्लॉग हो गया है, तो वो बाईपास खोल देता है। फिर उस केस में वो ऑयल डायरेक्टली सिस्टम में जाएगा। यहाँ दिक्कत हो सकती है फिल्ट्रेशन की वजह से, लेकिन पूरी सिस्टम खत्म नहीं होगी, बंद नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ठिकानों में ऐसे एप्लीकेशन है, अगर इस सिस्टम में ब्रेकडाउन आ जाता है तो लोगों का 1 करोड़ पर डे इस लेवल तक उनको नुकसान झेलना पड़ता है। एक दिन में उनका 1 करोड़ का खर्चा मतलब लॉस हो सकता है अगर लाइन फेल हो गई तो परफॉर्मेंस में थोड़ा इधर उधर हो गया तो चलता है, लेकिन पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर केस है तो उसमें हम बाईपास लगा सकते हैं। और जो दूसरी बात मैंने बताई थी कि हम क्या करेंगे, 100% ऑयल फिल्टर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब ऑयल सम्प में डालते हैं, मतलब स्टोरेज में डालते हैं टैंक में, तब फिल्टर करके ही डालते हैं। उसके बावजूद कहीं कहीं से डेब्रीज कॉन्टेमिनेशन अंदर आने की संभावना रहती है, इसलिए लाइन में हमेशा एटलीस्ट एक टाइप का फिल्टर तो लगा हुआ रहता ही है। तीनों टाइप के फिल्टर भी लगे हुए रह सकते हैं। सक्शन में भी लगा है, प्रेशर लाइन में भी लगा है, रिटर्न लाइन में भी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आइदर सक्शन और प्रेशर लाइन फिल्टर और उसके साथ साथ रिटर्न लाइन फिल्टर, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। वहाँ पे कितनी संभावनाएं है डस्ट डस्ट जाने की, उसके अनुसार इसका चयन किया जाता है। लेकिन ये जो मैंने बताया अभी दूसरा, जिसका नाम यहाँ पे भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल फिल्टर। एक तो है फुल फ्लो फिल्टर और प्रोपोर्शनल फिल्टर। फुल फ्लो फिल्टर रहेगा तो इसका मतलब जो भी फ्लो सिस्टम में जाएगा वो पूरी तरह से फिल्टर करने के बाद ही जाएगा। और प्रोपोर्शनल फिल्टर में पूरा ऑयल फिल्टर नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, मान लो 60-40 रखा है तो 60 बाईपास होगा और 40% फिल्टर होके आएगा। इस तरह से इस रेशो को जिस अनुसार, जिस अनुपात में हमने रखा है, तो उस हिसाब से तो फुल फ्लो फिल्टर और प्रोपोर्शनल फिल्टर। उसके बाद फीलर्स और ब्रीदर्स भी रहते हैं। एयर लॉक नहीं होनी चाहिए, तो टैंक को ब्रीदर जो हाइड्रोलिक पावर पैक हमने देखा है उसमें ब्रीदर्स वगैरह लगे रहते हैं। फिल्टर एलिमेंट के बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो फिल्टर नॉर्मली कोई सॉलिड ऐसा मटेरियल रहेगा जिसके अंदर ऐसे पोर्स है और जिसमें से ऑयल फ्लो होगा। तो वो पोर के साइज से बड़ा साइज का जो कॉन्टेमिनेंट है उसको वो बाहर ही रखेंगे। कुछ इसमें उस फिल्टरिंग मीडियम को हम क्लीन कर सकते हैं, कुछ केस में नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस, जैसे कैंडल वाला
वाटर फिल्टर घर में यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें 2-3 बार उसको हम फ्लश करके रीयूज़ कर सकते हैं, फ्लशिंग सिस्टम यूज़ करके। लेकिन उसका एक लाइफ पीरियड होता है, उसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसी तरह से ये फिल्टर एलिमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सील्स और गास्केट्स होते हैं, जैसे पाइप, रिजिड पाइप है या वॉल्स है, जो भी कनेक्टिंग पार्ट्स है उसके अंदर हम गास्केट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ से लीक ना हो जाए। और वो इलास्टोमर टाइप के होते हैं तो थोड़ा वाइब्रेशन भी, जो उसके अंदर जो भी एब्रेजन हो सकता है उसको भी वो अवॉइड कर सकते हैं। दो पाइप है, उसको हम अगर डायरेक्टली जोड़ दे तो सरफेस तो इरेगुलर होता ही है, तो उसमें पैसेज बन सकता है जिससे ऑयल बाहर लीक हो। उसको अवॉइड करने के लिए हम गास्केट डालते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल मटेरियल है तो वो रेगुलरिटी को ख़त्म कर देता है और फिर वहाँ से ऑयल की लीकेज होने के चांसेस नील हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा सील्स है, सिलेंडर्स वगैरह जहाँ पे भी लीकेज की संभावना हो सकती है वहाँ पे हम सील यूज़ करते हैं। तो सील की वजह से ऑयल का लीकेज थम सकता है। और कुछ जगहों पर प्रेशर हम बनाना चाहते हैं तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी सील की हेल्प मिल सकती है। कॉन्टेमिनेंट्स को बाहर रखने के लिए भी, जैसे डबल एक्टिंग या सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है हाइड्रोलिक, उसका सिलेंडर सिस्टम से जब भी बाहर आएगा तो उसमें कुछ कॉन्टेमिनेंट्स बैठ सकते हैं, धूल वगैरह इसके। फिर से जब वो अंदर जाएगा उसके साथ वो कंटेमिनेंट अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसको वाइपर और उसके बाद सील लगा हुआ रहता है कि जो इस तरह की संभावना को ख़त्म कर देते हैं, उसको वो अंदर आने नहीं देते हैं। इस तरह से सिस्टम का वर्किंग लाइफ बढ़ जाता है और सिस्टम रिलायबली काम कर सकती है। अदरवाइज क्या होगा, कंटेमिनेंट अगर अंदर आ जाएगा तो जैसे ही उसको मौका मिलेगा किसी कंट्रोल पार्ट में वो जाके अगर बैठ जाएगा तो सिस्टम को खराब कर देगा। तो जो वॉल हमें पता है कि इसको 3-4 साल देखने की ज़रूरत नहीं है, काम करेगा, लेकिन अगर कुछ कंटेमिनेशन अंदर चला गया तो हो सकता है एक ही साल में वो गड़बड़ करना शुरू कर दे, फिर रिलायबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम सील्स और गास्केट को यूज़ करके कॉन्टेमिनेंट्स को अंदर जाने से रोकते हैं और सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ती है। तो सील के टाइप्स क्या है, तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन स्टैटिक सील है, डायनेमिक सील है। अगर जिस जिस दोनों पार्ट के बीच में हमने सील लगाया हुआ है उसमें रिलेटिव मोशन नहीं है तो वो स्टैटिक सील है, और रिलेटिव मोशन अगर है तो डायनेमिक सील है। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ सीलिंग, तो डिग्री ऑफ सीलिंग के आधार पे हम पॉजिटिव सील और नेगेटिव सील ऐसे दो टाइप कर सकते हैं। बेस्ड ऑन शेप ऑफ सील, उसका शेप जैसा है, जैसे ओ है, वी है, यू, टी या कप जैसा है, तो उन नाम से भी उसे क्लासिफाई किया जा सकता है। आगे वाले फिगर में हम देखेंगे उसको। सिलेक्शन क्राइटेरिया सील का क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स किस टाइप का ऑयल यूज़ किया जा रहा है उसके साथ वो कंपेटेबल है या नहीं, तो वो एक फैक्टर है जिसे हम ध्यान में रखते हुए सील के मटेरियल का और सील का चयन करेंगे। टेम्परेचर, क्योंकि ये ज़्यादातर इलास्टोमर्स है तो सॉफ्ट हो जाएंगे या कुछ बर्न हो सकते हैं, तो मैक्सिमम टेम्परेचर वर्किंग कंडीशन में कहाँ तक है उस टेम्परेचर को उसको सहना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखेंगे। तो रिलायबिलिटी चाहिए अच्छी तरह से, और कॉस्ट भी ठीक ठाक चाहिए, और वर्किंग प्रेशर उसे सहन करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल कंडीशन से जूझना पड़ेगा। तो इन बातों को ख्याल में रखते हुए हम सील्स का चयन करेंगे। उसके बाद एक्यूमुलेटर्स हमने देखे, के बारे में हमने कल अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है। तो वहाँ पे वो एनर्जी स्टोर करके रख सकता है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी वापस देगा। इस दौरान वो एनर्जी लॉस, क्योंकि एनर्जी जब जब भी ट्रांसफ़र होती है किसी और फॉर्म में तो एनर्जी लॉसेस तो होते ही है। हम ये देखेंगे कि कम से कम एनर्जी लॉस हो।
तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये पिस्टन टाइप का अरेंजमेंट है जिसके ऊपर लोड रखा हुआ है। तो कल जिसकी मैंने बात की थी डेड वेट टाइप एक्यूमुलेटर, तो ये वाला है वो। नीचे से ऑयल जाएगा, इस पिस्टन को ऊपर उठाएगा। तो ये प्रेशर इनटू एरिया, जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना लोड इस पे हम रखेंगे और उसको ऊपर उठाएगा। जब भी नीचे ज़रूरत पड़ेगी तो तभी वो नीचे आएगा। कल हमने एक्यूमुलेटर्स के बारे में डिस्कस किया है एट लेंथ, तो अभी सिर्फ फिगर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने स्प्रिंग स्टिफनेस प्रॉपर्टी किसी ने अच्छी तरह से बताया था कल, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो फोर्स अप्लाई होगा प्रेशर इनटू दिस एरिया, और स्टिफनेस की वजह से उसका उस प्रोपोर्शन में डिफ्लेक्शन होगा, और इसमें हम एनर्जी स्टोर करके रखेंगे। गैस प्रेशर में अंदर कोई ब्लैडर है जिसके अंदर प्री चार्ज गैस भरा हुआ है। तो इधर से अगर ऑयल आता है तो वो क्या करेगा, इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो ये ब्लैडर कॉम्प्रेस होगा, जिसकी वजह से अंदर वाला गैस भी कॉम्प्रेस होगा, प्रेशर बनाएगा। तो इस तरह से हम ऑयल को अंदर ला के इसको कॉम्प्रेस करके इसकी एनर्जी स्टोर करते हैं गैस के प्रेशर में। जब भी इधर जरूरत पड़ेगी तब ये ब्लैडर एक्सपांड होगा और ये ऑयल को उसी प्रेशर से बाहर धकेलेगा। थोड़ा प्रेशर में 19-19 किसी किसी कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, नॉन लिनियरिटी देखी जा सकती है। ये पावर पैक है, जैसे ये टैंक है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर और पंप लगा हुआ है। तो ये मोबाइल सिस्टम है, इसको अगर हम इधर उधर ले जा सकते हैं तो वहाँ हम हाइड्रोलिक पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर पंप, चेक वॉल, एक्यूमुलेटर, प्रेशर रिलीफ वॉल, इस तरह की कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे फिगर में दिखाया है। तो जैसे ये टैंक है जिसमें ऑयल है, पंप है, मोटर लगा हुआ है, एक वन वे वॉल है, नॉन रिटर्न वॉल, क्योंकि पंप का प्रेशर हमेशा आगे ही जाएगा। अगर इस सिस्टम में किस कारणवश बैक प्रेशर जनरेट होगा तो ये चेक वॉल वो प्रेशर पंप पे नहीं आने देगा, इस तरह से पंप को सेफ रखेगा। रिलीफ वॉल है, अगर प्रेशर बढ़ता है तो वो एक अल्टरनेटिव चैनल ओपन करके उसको बाईपास करेगा। तो सिस्टम में हम मैक्सिमम प्रेशर कितना जा सकता है उसको हम सेट करके यहाँ पे रख सकते हैं। और एक्यूमुलेटर है, अगर आगे सिस्टम में कुछ देर के लिए प्रेशराइज्ड ऑयल की ज़रूरत नहीं है तो पंप बंद करने के बजाय उस ऑयल प्रेशराइज ऑयल को यहाँ स्टोर करके रख सकते हैं, और सिस्टम से जो ऑयल पिच वापस आएगा उसको यहाँ पे कनेक्ट करके टैंक में फिर से लेंगे। तो इस तरह से ये एक मोबाइल हाइड्रोलिक पावर पैक सिस्टम होता है। यहाँ पे और एक टॉप व्यू के जरिए इसको दिखाया गया है कि कैसे वो दिखता है। वही सारे पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसमें फिल्टर भी लगा हुआ रहता है, इसको ब्रीदर भी रहता है। प्रेशर गेज एफएमएम में हमने पढ़ा है, बर्डन टू प्रेशर गेज वही वाली चीज़ है, तो इसको ज़्यादा दोहराऊंगा नहीं। इसके अंदर ऐसे ही सी शेप में एक ट्यूब होती है जो प्रेशर को सेंस करती है, उसका डिफ्लेक्शन होता है और वो हमें इस स्केल पे दिखता है। तो इस तरह से प्रेशर इंडिकेट करने के लिए हम बर्डन टू प्रेशर गेज यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सील्स का कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो देख सकते हैं। एक बैरल सिलेंडर है ना, पिस्टन सिलेंडर असेंबली है। यहाँ पे देखो एंड कैप सील है। तो ये जो दो मेटिंग पार्ट्स है उसके अंदर जो गैप रह सकती है उसको बंद करने के लिए हमने ये सील यूज़ किया है। तो ये जो दो पार्ट है वो स्टैटिक कंडीशन, मतलब उनमें रिलेटिव मोशन नहीं है उन दोनों पार्ट के बीच, इसलिए यहाँ पे जो सील यूज़ किया गया है उसको हम स्टैटिक सील बोल सकते हैं। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रॉड है, ये आगे पीछे हो रहा है, उस इस वाले पार्ट में हमने जो सील लगाया है तो एक तरफ का पार्ट तो स्टैटिक है, उसमें कोई रोटेशन मोशन नहीं, लेकिन ये आगे पीछे हो रहा है तो ये डायनेमिक कंडीशन होगी, देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन दी टू पार्ट्स, तो वो हो गया डायनामिक सील। यहाँ पे भी है, ये पिस्टन और ये बैरल है, इसके बीच में एक सील लगा हुआ है ऑयल सील, तो इसमें भी रिलेटिव मोशन है, तो यहाँ पे डायनेमिक टाइप का सील लगेगा। ये स्टैटिक वाला सील यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो मैंने वाइपर बोला था वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब भी रॉड अंदर आएगा तो ये वाइपर उसके ऊपर जो धूल मिट्टी बैठी है उसको वाइप करेगा।
और शेप के अनुसार हमने देखे थे कि इसका शेप ओ टाइप है, इसको लगाते वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस देके लगाते हैं, प्री स्ट्रेस होता है तो ऐसे इलिप्टिकल दिखता है, और जब भी फिर इधर से प्रेशराइज ऑयल आएगा तो यहाँ पे ये लीकेज मतलब एक पैसेज दिखाने की कोशिश, इसको जरा एम्पलीफायर एग्जैगरेट किया है, बड़ा दिखाया है, तो मतलब यहाँ से ऑयल जो आएगा वो यहाँ से लीक होने की संभावना होती है। लेकिन यहाँ पे हमने ओ रिंग सील यूज किया है तो ये प्रेशराइज हो जाता है और इसको इसके कांटेक्ट में आने से बच जाता है, तो यहाँ से लीकेज की संभावना खत्म हो जाती है। यहाँ पे एक यू टाइप, इसका शेप यू है और इसके दो लीप है, तो यू टाइप सील है ये। तो इस तरह से इसको इसके बीच हमने लगाया है, यहाँ से अगर प्रेशर बनता है तो ये एक्सपांड होकर इस लाइन को ब्लॉक करता है, इलास्टोमर है तो यहाँ से जाने नहीं देता वो। तो इस तरह से हमने सील से लीकेज को रोका है। अब वही यू टाइप वाला है लेकिन ये डायनेमिक सील है, क्योंकि ये नीचे वाला लीप देखिए यहाँ, यहाँ पे जिसको लगा है ना, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्टैटिक है, लेकिन नीचे वाला पार्ट है उसकी डायनेमिक कंडीशन है, वो इधर उधर रेसिप्रोकेट करता है। तो वो रेसिप्रोकेट करते वक्त भी यहाँ पे लीकेज नहीं होना चाहिए। तो ये नीचे वाला लीप देखो, उसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पहले वाले से थोड़ा अलग है, तो इसको हमने इस तरह से, ये इसके कॉन्टैक्ट में हमेशा रहेगा, थोड़ा फ्रिक्शन होगा लेकिन इसका मटेरियल इलास्टोमर है तो उतना फ्रिक्शन नहीं होगा जितना कि एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ होता है। तो और ये प्रेशर बनने से यहाँ पे इसके टाइट कांटेक्ट में रहेगा और यहाँ से जो लीक हो सकता है उसको रोकेगा। सेम चीज़ है लेकिन अभी ऊपर वाला पार्ट डायनामिक के लिए मतलब रेसिप्रोकेटिंग कंडीशन में है, तो उसको उल्टा किया हुआ है, तो इस तरह से यहाँ से भी वो लीकेज को रोकेगा। तो इस तरह से नीचे वाली कंडीशन स्टैटिक है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन डायनेमिक है, तो ये वाला स्टैटिक सरफेस है, ये वाला डायनेमिक सरफेस है। तो ये हो गया फिर ओ रिंग वी टाइप शेप है, रॉड वाइपर में इस टाइप का शेप है। तो ये अलग अलग शेप के हिसाब से नाम दिए गए हैं। इसमें दिखाया गया है कि इसका एक्सट्रूजन हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे जो गैप है ना उसके अंदर जाके फंस सकता है, इसका थोड़ा एक्सट्रूजन हो सकता है, और फिर जब भी डिसमेंटलिंग करेंगे तो निकालते वक्त इसमें कुछ पार्ट फंसा हुआ रहेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए हम इसमें एंटी एक्सट्रूजन रिंग एक प्लेट लगा के रख सकते हैं, जिसकी वजह से ये इसके अंदर गैप में जाके नहीं फंसेगा। तो ये यहाँ पर हो गया चैप्टर नंबर 1 पूरा खत्म। तो आप बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल किसी का? याच्यामध्ये गॅसकेट नाही का झाली? नाही, गास्केट बद्दल काही विशेष नाही, पण गास्केट म्हणजे ते परत जे कनेक्टिंग पार्ट आहे त्यांना जोडताना त्यांच्यात कसा शेप आहे, चौकोनी असेल तर चौकोनी टाईपचे गास्केट, किंवा जी त्याचा प्रोफाईल असेल, जे दोन पार्ट आपण एकमेकांना कनेक्ट करतो त्या प्रोफाईलमध्ये त्याचा शेप असतो, आणि अर्थातच दोघांच्या मध्ये लीक होऊ नये एवढंच त्याचं पार्ट असतं, त्यामुळे गास्केट काही डिटेलमध्ये तुम्हाला याच्यात नाही आहे, सीलच आहे फक्त आपल्याला। और कोई सवाल किसी का? हाँ सर, फिटिंग मध्ये काय येतं सर? हॅलो, फिटिंग्स मध्ये आहे कपलिंग आहे, जे हां क्विक कनेक्ट डिस्कनेक्ट कपलिंग आहे, त्यांच्याबद्दल थोडक्यात तुम्हाला माहिती सांगायची आहे। तर यातला प्रत्येक सिलेबसमधला एक साधारण 10% पार्ट, आता नवीन याच्यात आला आहे की आपण 20% पार्ट हा सेल्फ स्टडीसाठी ठेवला पाहिजे। पण ओके यातला हा जो पार्ट आहे किरकोळ, जो की तुम्हाला फिटिंग बद्दल मी सांगितलंय कशा करता आपण वापरतो, ते क्विक कनेक्ट डिस्कनेक्ट जे आहे, किंवा प्रत्यक्षात जेव्हा आपण प्रॅक्टिकल करणार आहोत तेव्हा त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन देणार आहे, तुम्हाला दाखवणार आहे। तर त्याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती, त्याचे सिम्बॉल खालच्या टीच्यात काहीच्यात त्याचे सिम्बॉल आलेले आहेत, तर त्याचे सिम्बॉल आणि त्याचं फंक्शन काय असतं एवढं तुम्हाला माहीत पाहिजे। तर हे 3 प्रकार जे दाखवले, कॉम्प्रेशन फिटिंग आहे, क्विक डिस्कनेक्ट आहे, तर ते फिटिंग।
सर अॅक्युम्युलेटर मध्ये गॅस अॅक्युम्युलेटर तुम्ही जो दाखवला ना सर, त्याच्यावरती जरा तो त्याच्यामध्ये कोणता गॅस वापरला जातो आणि त्याचं ऍप्लिकेशन कुठं होतं जरा ते जरा. हे बघा, इथे आपण त्याचं पूर्ण कन्स्ट्रक्शन बघत नाही आहे, कारण तुम्ही जर सिलेबस नीट बघितलं तर अॅक्युम्युलेटरचं डिटेल्स हे नंतरच्या पार्टमध्ये. आता आपण अॅक्युम्युलेटरचे प्रकार आणि त्यांचे सिम्बॉल इथपर्यंत या इंट्रोडक्शनवाल्या पार्टमध्ये लिमिटेड आहे. परत एकदा आपण अॅक्युम्युलेटरला नंतर पुढच्या काही युनिटमध्ये भेट देणार आहे, तेव्हा त्याचे डिटेल्स आणि ऍप्लिकेशन आपण बघणार आहोत. ओके सर, थँक्यू. ओके, तो हा बोला सर. ऑइल सील्स आणि गॅस्केट्स, आता सील्स जे असतात ते पर्टिक्युलरली हायड्रोलिक यूज साठी आणि गॅस्केट्स पर्टिक्युलरली ल्युमॅटिक यूज साठी, असं काही आहे असं समजणं बरोबर आहे का सर? नाही नाही नाही, असं नाही. गास्केट लिक्विड मध्ये गास्केट, लिक्विड जिथे असतं ना तिथे आपण गास्केट वापरतोय, बरोबर आहे. पण थोडक्यात जे दोन पाईप आहे त्याच्यामध्ये जे इलास्टोमर आपण वापरतो त्याला गास्केट म्हणतात, आणि सील म्हणजे आता आपण जे पाहिलं त्याला सील म्हणतात. ओके ओके सर, ओके सर. पुढचं प्रेझेंटेशन दिसतंय तुम्हाला? हो सर. कशावर आहे? हो सर. व्हॉट इज द टॉपिक? हायड्रोलिक पंप. Okay. So this will be outline of the pump. Just go through it. एक मिनट का ब्रेक लेता हूँ, तब तक आप उसको पढ़िए. स्क्रीन दिसत नाही सर. दिसते. देख पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ सर, हाँ सर.
तो जो सिंपल चीज है इसलिए आप थोड़ा पढ़ो, फिर बाद में मैं डिस्कस करूंगा। तो इन शॉर्ट बताओ क्या लिखा है इसमें पंप के बारे में। The heart of hydraulic system pump is they raise the fluid pressure to the required level to deliver to its required place. मतलब यह है कि जब भी हम पंप सिलेक्ट करेंगे तो दो चीजें देखेंगे कि कितना मैक्सिमम प्रेशर वो जनरेट कर सकता है Yes. और कितना फ्लो दे सकता है। Yes. तो मैक्सिमम प्रेशर एक बार पता चल गया कि भाई मैक्सिमम ये 150 बार तक देगा, तो इसका मतलब 150 बार तक जितना भी रिक्वायर्ड होगा उतना प्रेशर वो डेवलप करेगा। उसके लिए हम अलग से कुछ करने वाले नहीं है, जितना रेजिस्टेंस अपने आप वो जनरेट करेगा, ये हमें पता है अब। लेकिन जो दूसरी चीज है फ्लो रेट, उसमें प्रकार हो सकते हैं। तो कुछ पंप में फ्लो रेट हम वेरी कर सकते हैं, कुछ पंप में हम वेरी नहीं कर सकते। सिंबल में हमने देखा है, याद आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, तो वो दूसरी वेराइटी, दो फैक्टर्स हो गए जिसके आधार पर हम पंप का चयन करेंगे। उसके बाद उसकी एफिशिएंसी होती है जो हम देखेंगे, और एफिशिएंसी भी दो टाइप की है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है और मैकेनिकल। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब पंप ने जितना खींचा था टैंक में से उतना ही उसने सिस्टम में भेजा कि नहीं, कि उसमें से कुछ सिस्टम में गया नहीं और वापस आ गया। मान लो 100 लीटर खींचा था और 90 भेजा, तो इसका मतलब 10 लीटर जो है तो इंटरनल लीकेज की वजह से वो बाहर सिस्टम तक जा नहीं पाया, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी 90%। बाद में मैकेनिकल है, जैसे हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक मोटर उस पंप को रन करता है, मतलब पंप के अंदर कुछ मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे जब एनर्जी कन्वर्जन है इसका मतलब कुछ लॉसेस होंगे, वो एक बात होगी। लेकिन ये जो मैकेनिकल एनर्जी मिली है अब, उसको हम ऑयल को कंप्रेस करने में यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी फिर मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक एनर्जी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये होते वक्त भी कुछ लॉसेस होंगे। तो इस तरह से अगर हम आउटपुट देखेंगे जो हाइड्रोलिक है, पंप ने कितना हाइड्रोलिक आउटपुट दिया, और इनपुट देखेंगे कि जो कि मैकेनिकल पावर है, या उसके पहले के भी अगर देखनी है तो इलेक्ट्रिकल पावर है, तो इनका अगर हम रेशो लेंगे आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, तो वो हमें दिखाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इस तरह से पंप की दो एफिशिएंसी भी हम नोट करेंगे, उस पर गौर करेंगे सिलेक्शन के वक्त। तो ये पंप लगा हुआ है जो सिस्टम में कुछ डिस्चार्ज दे रहा है विथ सम प्रेशर। अब डिस्चार्ज को तो हम यूं कैलकुलेट कर सकते हैं, ये उसका डायमीटर है और ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बन गया π/4d²। और अगर जो ऑयल जा रहा है उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो दिस एरिया इनटू वेलोसिटी, या वेलोसिटी नहीं मेजर कर पा सकते तो उस इस तरह से बता सकते हैं कि ये ऑयल d इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है t इतने टाइम में, तो मतलब d/t उसकी वेलोसिटी हो गई। तो इस तरह से ये पंप क्या कर रहा है, ऑयल का जो वेट है उसको डिस्प्लेस कर रहा है, और उसको फोर्स, जो ऑयल का फोर्स है, यहाँ पे फोर्स मतलब प्रेशर इनटू एरिया, तो उसको डिस्प्लेस कर रहा है टी या टाइम में। इसलिए पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स मतलब क्या है, तो प्रेशर इनटू एरिया। तो इस प्रेशर इनटू एरिया को उसने डी इतने डिस्टेंस से अगर डिस्प्लेस किया है टी ये टाइम में, तो ये फॉर्मूला हो गया पावर का P इंटू ए इंटू डी बाई टी। तो यहाँ पे A इंटू डी बाई टी का मतलब हो गया डिस्चार्ज, Q वॉल्यूम पर टाइम। तो पावर का अल्टीमेटली फॉर्मूला बन गया प्रेशर इंटू फ्लो रेट। तो जैसे मैकेनिकल पावर के लिए N और T हमने देखा था लास्ट टाइम डिस्कशन करते वक्त, तो यहाँ पे
पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रेशर और फ्लो रेट में, तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू फ्लो रेट। ये पंप का क्लासिफिकेशन है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट इस टाइप का क्लासिफिकेशन नहीं है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो लोग लिखते हैं दूसरी बाजू में निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है। नॉन पॉजिटिव बोल सकते हैं, या रोटोडायनामिक जो सेंट्रिफ्यूगल पंप, और पॉजिटिव का एक टाइप रेसिप्रोकेटिंग, ये दोनों हमने एफएमएम में पढ़े हैं, इसलिए उनको अभी हम छोड़ देंगे। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का ही एक प्रकार है रोटरी पंप, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग एक्शन भी होती है और सेंट्रीफ्यूगल जैसा उसमें रोटेटिंग मोशन भी होती है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन असल में वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का ही पंप का ही प्रकार है, तो उसको अलग नाम दिया है रोटरी। उसके अंडर पिस्टन पंप है, लोब पंप, वेन पंप, स्क्रू पंप, गियर पंप, ये सारे रोटरी पंप के प्रकार है। और ये अदरवाइज सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप तो हमने देखी ही है। तो ये वाली रचना जो है सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग, इस वाली रचना को हम फिर से देखने वाले हैं पिस्टन पंप में जो आगे आएगा। लेकिन ये पिस्टन वाला रोटरी पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में थोड़ा अंतर है, वो आप तब देख पाओगे। तो ये जो कैटेगरीज है इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो गियर पंप, तो इसमें हमने रोटेटिंग एलिमेंट के तौर पे 2 गियर का इस्तेमाल किया है, और ये 2 गियर एक्सटर्नली मेश्ड है। पहले हम फिगर देखते हैं, चलो फिर उससे आगे बात करेंगे। दिखाई दे रही फिगर आपको? यस सर। तो ये फिगर देखिए और इसमें क्या लिखा है थोड़ा पढ़िए, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको समझ में आएगा। थोड़ा पढ़ लीजिए पहले। वाचायचं का सर मोठ्याने? चालेल? The pump consists of the two intermeshing gears machined to close tolerance. One gear is driven by the prime mover and other is driven by the first gear. The housing is completely sealed to avoid leakage. The two gears are made of same teeth which reduce variation in output flow rate and noise level. तो बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 2 गियर है विच आर इन एक्सटर्नल मेश, इनको एक केसिन में रखा है, इसका शेप इस तरह का है। एक का शाफ्ट बाहर निकाल के मोटर द्वारा उसे घुमाया गया है। ये इसके साथ होने के कारण ये भी अपने आप घूमेगा। इसकी रोटेशन ऐसी है तो इसकी ऐसी रहेगी, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये घूमेगा तो यहाँ पे देखो नीचे वाला जो इनलेट रखा है वो सक्शन पोर्ट है। तो यहाँ पे जो ऑयल पहले से अगर प्रेजेंट है तो इसके ये जो गियर टीथ है वो उस ऑयल को ढकेल कर यहां से, फिगर में दिख रहा है आपको कर्सर? यस सर। हाँ, तो इस वाले मार्क से उसको ऊपर ले जाएगा। तो जैसे ये दोनों गियर टीथ यहाँ जो ऑयल प्रेजेंट है उसको हटाएंगे, यहाँ तो जगह बन जाएगी, कैविटी, मतलब सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। उस सक्शन प्रेशर की वजह से और नीचे से ऑयल ऊपर आएगा। ये ऊपर आएगा, ये कंटिन्यूसली घूम रहा है, तो इसको साइड में से जैसे झाड़ू लगाते हैं ना वैसे उसको ढकेलते हुए इस साइड में ले जाएगा। तो इसको ये फिजिकली पुश कर रहा है, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का कैरेक्टरिस्टिक है। तो पिस्टन में जैसे वो ढकेलता है इस तरह से ये गियर टीथ है उसको ढकेलते हुए यहाँ से ले जा रहे हैं और यहाँ लाके छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे इस ऑयल को आगे बढ़ने के सिवा कोई रास्ता है ही नहीं, तो आगे वाले रास्ते में जो भी रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करके उसको आगे बढ़ना ही है। तो इसलिए ये हमेशा इसको यहाँ के लाके छोड़ रहा है। तो वो रेजिस्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक मोटर से हमने पावर दी है, उसको टॉर्क दिया है, तो उसको ओवरकम करेगा और ऑयल को हमेशा यहाँ पे लाके छोड़ देगा। तो ऑयल को हम कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑयल प्रैक्टिकली तो इनकॉम्प्रेसिबल है, तो इसलिए वो तुरंत प्रेशर बनाएगा। जैसे हम इसको यहाँ कॉम्प्रेस
कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जगह है, मान लो यहाँ का ऑयल आगे नहीं बढ़ता है और गियर तो कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, मतलब हर एक रोटेशन में यहाँ पे आपको जो पॉकेट्स दिख रहे हैं दोनों साइड में, इसमें जितना ऑयल है हर एक रोटेशन के बाद उतना ऑयल यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ का ऑयल अगर आगे नहीं बढ़ता है तो उसी वॉल्यूम में हम ज्यादा ऑयल को रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम कॉम्प्रेशन बोलते हैं। तो वो प्रेशर जनरेट करेगा, इतना प्रेशर जनरेट करेगा कि यहाँ से कुछ ऑयल बाहर चला जाए। तो इस तरह से ये एक रोटेशन में जितना ऑयल यहाँ पे लाता है उतना ही ऑयल बाहर चला जाता है। तो इस तरह से हम सिस्टम को कंटिन्यूसली ऑयल का सप्लाई दे रहे हैं। तो जितना भी रेजिस्टेंस है उतना वो अपोज करेगा और ये उसका रेजिस्टेंस ओवरकम करके उस ऑयल को आगे भेजेगा। तो इसका मतलब जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है उतना जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस साइड में 9 ऐसे एनवेलप बन चुके हैं जिसमें ऑयल ट्रैप किया गया है, दिख रहा है आपको सबको। तो ये साइड में 9 है, मान लो ये साइड में भी 9 है, इस तरह से 18 पैकेट्स बने हैं। उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब जब 1 रोटेशन फुल हो जाएगा तो ये 9 दूनी 18 दूनी 36 पैकेट का ऑयल यहाँ पे चला आएगा। तो वॉल्यूम पता चल गया हमें कि एक रिवॉल्यूशन में कितना ऑयल बाहर जाएगा। वो मोटर की रोटेशन हमें पता है, उसका आरपीएम। तो एक रोटेशन में इतना वॉल्यूम जाता है, तो एन आरपीएम अगर है रोटेशन पर मिनट एन, तो एन इंटू 1 रोटेशन वाला ये वॉल्यूम है। तो उतना वॉल्यूम हर मिनट में ये पंप आगे भेजेगा। अब यहाँ पे ये केसिंग और गियर टीथ है ना, इसमें क्लियरेंस कम से कम रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है ना तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो इसमें अगर क्लियरेंस रहेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ ऑयल इंटरनली लीक होगा। हमेशा ऑयल की टेंडेंसी रहती है कम, जहाँ पे दिक्कत है या रेजिस्टेंस है वहाँ जाओ, तो ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर है तो अंदर वो लीकेज, इंटरनल लीकेज होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से इस ऑयल को स्वैप करते करते यहाँ पे ले जाता है, स्वाइप करते करते, और आगे भेजता है। तो 2 एक्सटर्नल गियर यूज करके हमने ये रचना बनाई है, इसलिए इसका नाम है एक्सटर्नल गियर पंप। किसी को कोई डाउट? ये पढ़ो फिर। कौन पढ़ रहा है? A gear pump develops flow by carrying the liquid between the teeth of two meshed gears. The efficiency of बराबर है, देखा हमने। yes sir. आगे। The efficiency of gear pump is limited to 80% due to the internal leakage of liquid through different gaps. वो गैप पता चली कहाँ पर है? क्लियरेंस गियर, ज्यादा ऊपर का होगा। हाँ, तो इसमें थोड़ा क्लियरेंस ज्यादा रखना पड़ता है क्योंकि वो गियर फ्रीली रोटेट होनी चाहिए, वो घिसने नहीं चाहिए वो किसिंग के मटेरियल से, तो थोड़ा क्लियरेंस रखते हैं। तो उसकी वजह से इंटरनल लीकेज होता है और उसी वजह से वेरी हाई प्रेशर थेरोटिकली इसने जितना डेवलप करना चाहिए उतना वो कर नहीं पाता क्योंकि इंटरनली लीकेज थोड़ा सा होता है। और इसके लिए जो गियर हमने यूज किए हैं उसका प्रोफाइल क्या है? स्पर गियर विथ इन्वोल्यूट प्रोफाइल। आपने टॉप में पढ़ा होगा गियर के बारे में, तो उस प्रोफाइल का। अच्छा, गियर पंप के भी टाइप्स है। क्या टाइप्स है? एक्सटर्नल गियर पंप, इंटरनल। अगर 2 गियर एक्सटर्नली मेश्ड है तो एक्सटर्नल गियर पंप, अगर वो इंटरनली मेश्ड है तो इंटरनल गियर पंप। अच्छा, एक्सटर्नल में भी उसका प्रोफाइल कैसा है उसके अनुसार स्पर गियर और हेलिकल गियर है ना। गियर का प्रोफाइल अगर स्पर टाइप है शेप, तो एक्सटर्नल स्पर गियर पंप बन गया। अगर हेलिकल है तो हेलिकल बन गया। इंटरनल में भी 2, एक ऑफ सेंटर और सेंटर जिसको गियर रोटर बोलते हैं, इसके भी हम रचना देखने वाले हैं। तब ये एक्सटर्नल गियर पंप ख्याल में आ गया आपको?
यहाँ पे आप कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लिख के रखना और ये कभी मिस्टेक मत करना। इसके बावजूद भी हमेशा ये देखने को मिलता है कि लोग यहीं पे गलती करते हैं। एक बार इस ड्राइविंग गियर और ड्रिवन गियर की डायरेक्शन नोट कर लो। ये इसी तरह घूमना चाहिए, इसी तरह जिसमें जैसा फिगर में दिखाया है। इसकी डायरेक्शन अगर आप उल्टी करते हो तो क्या असर होगा उसका बताओ ये कोई। डायरेक्शन उल्टा होगा, इनलेट का आउटलेट का, ऊपर से वो नीचे जा रहा है, ऐसा होगा। है ना? तब उस केस में ऊपर वाला अगर सक्शन पोर्ट नहीं है तो ऊपर वाला अगर प्रेशराइज ऑयल आ रहा है तो वो प्रेशर की वजह से ये घूमने लगेगा। आगे जाके हम मोटर भी देखने वाले हैं, उसमें यही फिगर आने वाली है दोबारा विथ माइनर चेंजेस। तो इस वाले पंप का कंफ्यूजन हम हमेशा गियर मोटर के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा हमेशा बताने के बावजूद भी करते हैं। तो इसका अगर डायरेक्शन आप उल्टा कर दे तो फिर और ऊपर ही बाकी सारे नाम ऐसे ही रख दे तो वो मोटर की फिगर बन जाएगी। हमने पूछा आपको गियर पंप, आपने निकाली मोटर की फिगर। इसको अगर 2 मार्क होंगे तो डाउट पैदा हो जाएगा और फिगर के 2 मार्क नहीं मिलेंगे, और फिर जो आप राइटिंग में लिखते हो उसके अनुसार आपको मार्क मिल सकते हैं। तो एक छोटी सी गलती यहाँ पे बहुत भारी पड़ सकती है। ये समझ में आ रहा है आपके? यस सर। तो सभी लोगों ये नोट कर लो, ये छोटी छोटी चीजें नोट करो। इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। कैसी? ऐसी मतलब हाँ, आप ऊपर से ऊपर आप इनलेट दिखा सकते हो, नीचे आउटलेट दिखा सकते हो, तब फिर आप इसकी डायरेक्शन उल्टी करना। डायरेक्शन ऐसी रखना कि ये जो 2 गियर रोटेट करेंगे ना तो अब ये साइड से ऑयल को ढकेलते हुए ऊपर ले जाएंगे, ना कि सीधा ऊपर। सीधा ऊपर नहीं जा सकता ये गियर्स जहाँ पे मेश होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल बचा है रहता है, जो कि लुब्रिकेशन का भी काम करता है और साथ साथ सीलेंट का भी काम करता है। तो ऑयल नीचे से ऊपर सीधा इन दोनों के बीच में से रास्ता बनाकर कभी नहीं जा सकता। इसलिए उसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह से ऑयल ऊपर जाएगा। तो ये जो गियर के 2 टीथ है और केसिंग, इसके बीच जो जगह बनती है उसमें ऑयल ट्रैप होता है और उसको ढकेलते हुए वो गियर्स ऊपर ले जाते हैं आउटलेट की तरफ। ये हमेशा ख्याल रखना। ये देखो दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। समझ में आया? ये एनिमेशन है कुछ टाइम का, तो वो बाद में रिपीट होता है, तो इसलिए बीच में थोड़ा सा गैप दिखता है आपको। लेकिन बोथ टीथ आर कंटिन्यूसली रोटेटिंग। और ऑयल जो देखो, ऑयल का सप्लाई जो फ्लो जो है दिखाया है उस तरह से ऑयल ऊपर जाता है। तो ये गौर करने वाली बात है। ओके, और एक देखो एनिमेशन। इसको अगर आपने उल्टा घुमाया तो सक्शन पोर्ट में से कभी भी ऑयल ऊपर नहीं आए भेजा जा सकता है। ओके, इसमें ये भी एक थोड़ी सी एडिशनल चीज आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें और एक गियर अगर डालते हैं तो इसकी हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा गियर पंप का, और ये दोनों के बीच एक बन जाएगा। और इसलिए ये अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन ये वाली है और यहाँ पे उल्टी है। तो देखो सक्शन और डिलीवर साइड हमने बदल दी है। तो ये सेक्शन है तो यहाँ जाके इसका कनेक्शन ऊपर में दिया है। ये डिलीवरी साइड है तो यहाँ नीचे वाली डिलीवरी साइड है, इनको कंबाइन करें तो यहाँ पे आपको डबल डिस्चार्ज मिल सकता है। लेकिन गौर से देखेंगे आप तो इसका डिस्चार्ज हम एक बार कंस्ट्रक्शन बन जाती है तो उसके बाद नहीं चेंज कर सकते। इसलिए ये जो गियर पंप है, एक्सटर्नल गियर पंप, ये फिक्स डिस्चार्ज टाइप वाला गियर पंप है।
एक बार ये बन गया तो फिर हम उसके डिलीवरी में डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये कांस्टेंट डिस्चार्ज पंप है, इसलिए उसका सिंबल याद करो, इसके लिए क्या सिंबल रहेगा। तो तर ये जो याच्यामध्ये आरपीएम व्हेरी केलं तर नाही होऊ शकत का डिस्चार्ज हा मध्ये? आरपीएम व्हेरी केलं तर ऑफकोर्स होणार, पण हे पंप ज्याला आपण बसवतो त्यांचा आरपीएम ठरलेला, आरपीएम व्हेरी केला तर होऊ शकतो, पण याच्या आतली जी कॅपॅसिटी ती काही चेंज नाही होऊ शकत। ओके. याचाच अर्थ काही पंप असे आहेत की ज्यांच्यामध्ये असा बदल करता येतो, ते जेव्हा येतील तेव्हा आपण बघू। तो वेरियस टाइप के फ्यूल ऑयल्स, ल्यूब ऑयल के ड्रम रहते हैं, उसमें से ऑयल निकालने के लिए जो हैंड पंप टाइप का एक यूज होता है इंडस्ट्री में, आपने देखा होगा, तो उसमें गियर पंप ही लगा हुआ रहता है ज्यादातर केसेस में। केमिकल में केमिकल एडिटिव्स या पॉलीमर मीटरिंग के लिए कुछ ठराविक मात्रा में अगर गिनना है तो गियर पंप, केमिकल मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग के लिए गियर पंप, इंडस्ट्री एंड मोबाइल हाइड्रोलिक जो एप्लीकेशंस है जो अभी हमने देखे, वहां पे अगर ले जाना है पावर पैक तो उसमें गियर पंप हो सकता है। लो वॉल्यूम ट्रांसफर एप्लीकेशन के लिए गियर पंप यूज किया जाता है। अब देखो ये दूसरा आ गया, ये है इंटरनल गियर पंप। यहाँ पे भी दो गियर है लेकिन ये इंटरनली मेश है। ये देखो ये एक्सटर्नल जिस पे टीथ है ऐसा, ये एक्सटर्नल गियर है अंदर वाला, और ये जो रिंग दिखाई रही जिसके अंदर स्लॉट्स बने हुए हैं वो इंटरनल गियर है। तो यहाँ पे दो गियर का मेशिंग है लेकिन उसके टाइप अलग है, एक एक्सटर्नल गियर है एक इंटरनल गियर है। तो इंटरनल मेशिंग है इसमें, इसलिए इस वाले रचना को कहा जाता है इंटरनल गियर पंप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एसेंट्रिसिटी है ना, मतलब दोनों के सेंटर अलग अलग है, गैप बना हुआ है उसमें। तो हमने ये जानबूझ के किया है, गैप बनाया है इसीलिए इसमें जैसे ये आगे बढ़ेगा, रोटेशन इसका होगा, तो यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और हाफ रोटेशन में, और रिमेनिंग हाफ रोटेशन में वॉल्यूम कम कम होते जाएगा। तब जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वो वाली जगह को हम सक्शन पोर्ट जोड़ सकते हैं ताकि ऑयल सक होके वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सके, और जहां से वॉल्यूम कम होना चालू हो जाएगा उसको डिलीवरी पार्ट को जोड़ देंगे, ताकि कम वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब उसको हम कॉम्प्रेस करने की कोशिश करके वो तुरंत प्रेशर देगा और फिर यहाँ से आगे चला जाएगा। तो इस तरह से प्रेशर बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये बीच वाला अगर पोर्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों में क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा है। तो जैसे ये ऑयल, ये दोनों टीथ और केसिंग में ट्रैप हुआ था पहले वाले केस में, तो उस तरह का हमें पैकेट चाहिए, तो ये पैकेट यहाँ पे भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये जो काला वाला पोर्शन दिखाया है वो आधा ही दिखाया है, वो पूरा रहता है लेकिन आपको दिखाने के लिए आधा दिखाया है इसमें। ये जैसा है वैसे ही ऊपर में भी है ऐसा। तो इसका शेप चंद्रकोर जैसा, जिसको इंग्लिश में क्रिसेंट बोलते हैं, उसके जैसा बनता है। तो ये मेटेलिक पार्ट है, ये दोनों के बीच यहाँ पे लगा हुआ है। वो लगाने की वजह से यहाँ पे ऐसे पॉकेट्स बनते हैं जिसमें ऑयल ट्रैप होता है। तो ये भी गियर घूम रहा है, ये भी गियर घूम रहा है, तो उनके साथ साथ ये आगे आगे यहाँ तक आता है। यहाँ से फिर मेशिंग चालू होना आरंभ होता है, तो प्रेशर डिलीवरी पोर्ट से आगे जाता है। तो सेम वही वाली चीज होती है, सिर्फ मेशिंग थोड़ा अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल गियर पंप। और ये जो बीच वाला पोर्शन, ये आधा नहीं है, फिगर में आप आधा नहीं निकालना, ये आपको दिखाने के लिए ऐसा किया है। तो ये पूरा रहेगा, आगे की फिगर में आपको दिखाई देगा वो। ये देखो इसका एनिमेशन, पूरी चंद्रकोर दिखाई दे रही है ऐसी, ये क्रिसेंट है। तो यहाँ पे जहाँ पे क्लियरेंस बहुत ज्यादा होता है ना, तो वहाँ वो वाला पार्ट थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया ताकि ये पॉकेट्स बने रहे और उन गियर के साथ वो आगे बढ़ते रहे। सो दिस इज हाउ इंटरनल गियर पंप वर्क्स। सिमिलर है, सिर्फ इसका मेशिंग इंटरनल है। ओके ओके. और एक बार देखो, क्लियर।
क्रिसेंट दिख रहा है? यस सर। वो फिगर में आधा ही जानबूझ के दिखाया था, लेकिन वो पूरा दिखाना चाहिए। हाँ, तो इंटरनल गियर पंप के भी एप्लीकेशन इसी तरफ है कि रेजिन पॉलीमर जैसे अल्कोहल सॉल्वेंट इस तरह के जो लिक्विड है उनको पंप करने के लिए, ये देखो डांबर, बिटुमिन टार, एस्फाल्ट, या पफ पॉलीयूरेथीन फोम, या फूड प्रोडक्ट जैसे कॉर्न सिरप, चॉकलेट सिरप, बटर, पीनट, इस तरह के पेंट, इंक, लिक्विड को पंप करने के लिए इंटरनल गियर पंप यूज किया जाता है। अब उसी का अलग वर्जन है। पहले वाले हमने इंटरनल, ये भी इंटरनल गियर पंप ही है, लेकिन इसमें क्या है, जनरेटेड रोटर, जिसको शॉर्ट में किया करने के बाद गेरोटर पंप ऐसा नाम उसका हो जाता है। तो इसमें ये जो टीथ है यहाँ पे इनका मेशिंग हो रहा है। तो इसको आप देखेंगे तो ये जो एक्सटर्नल टाइप वाला गियर है उसको कितने टूथ है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 दांत है उसको। और जो रिंग वाला गियर है इसके अंदर स्लॉट्स कितने हैं, फिर से गिनते, ये एक पहला, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7। सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना। तो ये डिफरेंट होने के कारण ही इसमें जो गैप आती है वो धीरे धीरे फर्स्ट हाफ तक बढ़ जाती है और सेकंड हाफ तक फिर कम हो जाती है। इसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को हमेशा ख्याल में रखना, उसके अनुसार ही हम उसका वर्किंग देखते हैं। तो ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए इसकी राइट साइड जो है वो सक्शन साइड है और लेफ्ट वाली डिलीवरी साइड है। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो देखो ये इसका मेशिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्लियरेंस बिल्कुल जीरो है दोनों में। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा थोड़ी गैप बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस पूरे वाले पोर्शन को हमने सक्शन पोर्ट को जोड़ दिया है अंदर से। ये दिख रहा है शेप डॉटेड से यहाँ पे दिखाया है, ये किडनी जैसा है, हमारे बॉडी में किडनी होती है उसके जैसा शेप है। तो मतलब अंदर से सक्शन पोर्ट इस वाले पूरे पैसेज को उसने जोड़ के रखा है। मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जिसमें वो गैप बढ़ती जाएगी, वो पूरी गैप ऑयल द्वारा फिल की जाएगी। इस तरह से अगर इसको हम सक्शन स्ट्रोक बोलेंगे तो ये सक्शन स्ट्रोक यहाँ से चालू होते होते यहाँ तक वो खत्म होगा। फिर इसके बाद इसके अंदर की गैप कम होना चालू हो जाएगी, क्योंकि फिर वो मिशिंग की तरफ बढ़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया तो कुछ ऑयल को बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो प्रेशर तो बहुत ही बढ़ जाएगा अगर ऑयल को जगह नहीं देते। तो उसको हम प्रेशराइज करते हैं और यहाँ से हमने जोड़ना चालू कर दिया। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी मात्रा मतलब वॉल्यूम घटेगा, उतना ऑयल बाहर कंटिन्यूसली जाते रहेगा यहाँ तक। तो इस तरह से यहाँ से सक्शन, यहाँ से डिलीवरी, दोनों साइड में ये किडनी शेप सक्शन और डिलीवरी पोर्ट जोड़े हुए हैं। तो इसको बोलेंगे हम गेरोटर पंप। देखिए इसका मैकेनिज्म। अब यहाँ ये उल्टा घूम रहा है ना, तो ये सेक्शन हो गया लेफ्ट वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और राइट वाला डिलीवरी है। तो एक स्लॉट ज्यादा होता है। अच्छा, तो इन जनरल गियर पंप के एडवांटेजेस क्या है, तो उनमें मूविंग पार्ट दो ही है सिर्फ। वो आगे जाके देखेंगे तो इसके मतलब वहां पे ज्यादा हो सकते हैं। तो मूविंग पार्ट कम है, इसलिए वियर एंड टियर मेंटेनेंस का काम कम आता है कंपैरेटिवली। सिंपल डिजाइन है एकदम, आपको समझने में भी आसान लगा, वहाँ काम करने में भी बड़ा आसान लगता है। लेस एक्सपेंसिव है, मेंटेनेंस के लिए सिंपल है, देखा ही हमने। और इसमें टॉलरेंस जो है, मतलब गैप क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो उसकी वजह से एक एडवांटेज ये होता है कि मान लो ऑयल में थोड़ा डर डस्ट आ भी गया, फिल्ट्रेशन, डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी इसमें चल जाएगा क्योंकि वो उतनी गैप है। उसमें से आसानी से वो कोई प्रॉब्लम किए बिना ऑयल के साथ साथ जा सकता है। कभी कभी ऑयल में जो दूसरी चीज़ें रहती है ना, वो हमें चाहिए, वो कॉन्टेमिनेंट ही होती है, ऐसी नहीं है। तो उस तरह के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स में रह सकते हैं। तो ऐसे मामले में ये उसको टॉलरेट करता है। तो
प्रॉब्लम हो जाता, फंस जाता वो उसमें, क्लॉग हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जिस ऑयल में थोड़ा कॉन्टेमिनेशन है उसको ये टॉलरेट करता है, कोई दिक्कत नहीं देता है। तो इंटरनल लीकेज होता है पॉइंट नंबर 2, किस वजह से? क्लीयरेंस ज्यादा होने की वजह से। और ये फिक्स डिस्प्लेसमेंट टाइप का है, मतलब एक बार बन गया और आगे जाके आपके प्लांट में कुछ बदलाव आ गए और आपको जरा ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए तो पंप बदलना पड़ेगा आपको, नए आवाज बंद होते सर मध्येच, आवाज येत नाही तुमचा. तो इसको सिलेक्ट करते वक्त वो भी देखा जाता है। बाद में है वेन पंप। तो ये गियर पंप समझ में आ गया आपके? हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, तो अभी हम गियर पंप तक यहाँ रुकने वाले हैं। अभी जो बचे हुए 15 मिनट है, 10-15 मिनट, उसमें जो एक्टिविटी कल मैंने बताई वो हम करने वाले। तो अपना नोटबुक और पेन तैयार रखो। सर एक डाऊट होता असा, आता तुम्ही गिअर पंपच्या डिसएडव्हान्टेज मध्ये याच्यामध्ये नॉईज जास्त होतो म्हणून तुम्ही सांगितलं सर. हो, ऑलरेडी याच्यामध्ये हायड्रोलिक ऑइल सर्क्युलेट होत असतं आणि हायड्रोलिक ऑलरेडी विस्कस असतं, तर कंपॅरेटिव्हली आहे, कंपॅरेटिव्हली आहे, म्हणजे एअर वाला तर आवाज त्याच्यापेक्षा जास्त असणार आहे पुढे जाऊन. तर आता आपण तुम्ही पहिलाच पंप बघितला ना, तर याच्याशिवाय जे दुसरे व्हेरायटी आहेत हायड्रोलिक मध्ये, जसं आता व्हेन बघतोय, पिस्टन, तर त्यांची कंपॅरिझन करताना हा इश्यू शेवटी आपण परत एकदा रिकॅप त्याचा घेणार होतो, कारण तेव्हा सगळ्या पंपांचं सगळे फीचर्स माहीत झालेले असतील. तर त्या दृष्टीने ही कंपॅरिझन आहे. ओके सर. अजून कोणाचा काही डाऊट? चला, तैयार है मग तुम्ही? 4-5 लोग बताओ है या नहीं? यस सर. अच्छा, चंदन शर्मा, आर यू रेडी? यस सर. गौरव, गौरव है क्या? सुन रहा है क्या गौरव चौधरी? किरण ससाणे, रेडी सर. कृष्णकांत, महेश, रेडी सर. रमेश कुमार, शीतल, प्रदीप पंत, Yes, sir. विनीता। Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी हम ये करने वाले हैं कि मैं आपको कुछ सिंबल देने वाला हॅलो हाँ, सर, नमस्कार. मी सर गाडीवर होतो त्यामुळे मला थोडं लोकेशन मी विचारून घेतो सर. आवाज बंद करा please. आवाज बंद कर बाबा पहिले. नको करू, पण हा भयंकर आवाज नको ऐकूया मला, असं वाटतंय नाही? ओके, तो अभी हम क्या करने वाले, मैं आपको सिंबल दिखाने जा रहा हूँ, मतलब फिगर दिखाऊंगा। आपको आइडेंटिफाई करना है उसको और उसके नाम लिखने हैं। अब आप क्या करोगे, वो उसकी डायग्राम आपको निकालनी है तो निकालो, नहीं निकाली तो भी चलेगी, लेकिन सीरियल नंबर डालना है। जैसे मैं पहला जो बताऊंगा उसका आंसर लिखना है, दूसरा जो बताऊंगा उसका आंसर लिखना है।
तो आपको तुरंत उसके आंसर्स लिखने हैं और फिर उसका फोटो निकाल के तुरंत गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है आज ही। तो लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद आप उसको अपलोड करेंगे, ऐसा प्लान है आपका अभी का। ठीक है, तो कोई डाउट? नो सर। और आपका ध्यान स्क्रीन पे रहना चाहिए, क्योंकि जो फिगर देखेंगे उसको नंबर दिए हुए नहीं है, मैंने नोट करके रखे उसके नंबर क्या है। तो आपको नंबर और उसका नाम ऐसे ही लिखना है। ये 10 मिनट में हो जाएगा हमारा, तो अभी चालू करते हैं हम। दिख रहा है सिंबल? यस ये सर। वाला, 4 है सर। ये वाला पहला। चलो, दिस इज नंबर 1, इसका जवाब लिखो। गलत हो जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज आपको आइडेंटिफाई करना है और मैं बराबर टाइम दे रहा हूँ, उतने टाइम में आपका होना चाहिए। ये नंबर 1 है, इसका सिंबल लिखो, इसका नाम लिखो। बाद में देखो ये नंबर 2, आपको कर्सर दिखाई दे रहा है ठीक से? दिस इज नंबर 3। सर नंबर 2 क्या बोला सर? आपकी आवाज चली गई थी। दिस इज नंबर 2 और दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। पूरा नाम लिखना है, जो जो भी चीजें उसमें है। चलो आगे बढ़े। ये वाला नंबर 5 ऊपर वाला, नंबर 5 के उसके नीचे है नंबर 6, और उसके नीचे है नंबर 7। ऊपर वाला 5 था, बीच वाला 6 और नीचे वाला 7। आगे बढ़ू? यस सर। चलो ये लीजिए। अब देखो स्क्रीन पे देखना, मैं सीक्वेंस जैसे बताऊं वैसे ही चलना। ये नंबर 8, ये नंबर 9, ये नंबर 10, उसके राइट साइड में 11, फिर उसके राइट साइड में 12, नीचे फिर लेफ्ट मोस्ट जो है 13,
उसके राइट साइड में 14, फिर 15 राइट में, फिर 16, फिर 17, फिर 18, थोड़ा फास्ट होते सर. 12, हा 18 नंबर आहे. मग 19, 19, फिर 20, और फिर 21. बघा, मला अपेक्षित असं आहे की आत्ता मी सांगत असताना, अभी जब मैं बात कर रहा था तभी आप इसका जवाब लिखे, और उस पे आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है आपको उस कागज पे, इसका फोटो निकालना है और तुरंत इसे अपलोड करना है. ये करते वक्त मैं ये चाहूंगा कि आप आपके नोटबुक को भी रेफर मत करें ना, इसके कोई मैं वैसे मार्क देने वाला हूँ जो आपके रिजल्ट में आने वाले हैं. यहाँ हमें ये देखना है कि हमारे दिमाग में ये कितने बैठ गए सिंबल्स, उसका लॉजिक हमारे समझ में आया कि नहीं. इस तरह से हम उसे सिंबल को आइडेंटिफाई कर सकते या नहीं. इस पे 4-5 मार्क्स आ सकते हैं खाली सिंबल के लिए. तो आप में से किसी के भी ये 4 मार्क्स नहीं जाने चाहिए एग्जाम में. थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड भी सोचेंगे हम तो ये पक्के 4 मार्क आपके सबके रहने चाहिए. हमेशा इस तरह के सवाल जो आता है 4 मार्क के लिए तो पूछे जाते हैं. इसके अलावा सर्किट में उसको यूज करेंगे वो अलग बात है, लेकिन 4 मार्क के लिए सिंबल आइडेंटिफिकेशन आता है. तो इस तरह से आपको करना है. बाद में आप इस पर और एक बार ट्रायल लेना, नोटबुक में लिख देखकर, या जो मैंने रिसोर्सेस कल आपको दिए उसको देखकर फिर से आप मॉडिफाई करना, लेकिन अभी आप बिना देखे इसके सॉल्व करने की कोशिश करना. इसको अपलोड करते वक्त नाम क्या देना है, तो आपका एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर Q1, ये क्विज है हमारा पहला, तो अंडरस्कोर Q1 जब भी मैंने बताई थी वो असाइनमेंट की स्टाइल थी, ये Q1 क्विज की है. तो अपना एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर Q1, इसमें ये 21 नाम आपको लिखने हैं. यहाँ खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज. अगर चाहिए तो फिर से एक बार दिखा देता हूँ. दिखाया था 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7, और ये लास्ट वाली इसमें बहुत सारे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ये 21 नाम आपको. और एक बात बताऊं कि इसमें से ना बहुत सारे बहुत सिंपल है, और एग्जाम में आएंगे ना तो उसमें एक आध दूसरा सिंपल रहेगा, लेकिन एक आध दूसरा या 3 इसके जैसा कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा. यहाँ पे दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पे 7 नंबर वाला. सर 20 टोटल आहे का 21 आहे? 21 पहिल्या स्क्रीनवर तुम्हाला दाखवले 4, नंतर दाखवले 3, ते झाले 7, आणि नंतर याच्यावर 14 आहेत. 5, 5, 4. ओके.
यस सर. चलो भेजना चालू कर दो फिर. मैं सायमल्टेनियस. हॅलो सर. हाँ हॅलो. हा सर, ते कसं आहे, मला तर शक्य नाही होत सर, मी कंपनीवर आहे साईडवर, त्याच्यामुळे मला जमत नाही सर. तर ठीक आहे, नंतर तुम्ही करा, फक्त न पाहता अपलोड करा म्हणजे झालं. तुमचं हा नाव सर, काय? आणि ऍक्च्युली हा रोहित कुमार. हा आणि सर ऍक्च्युली कसं आहे, माझी साईड साईड एका आउटसाईडला आहे, आणि तुम्ही जे असाइनमेंट म्हणताय ना सर, इथं जवळपास कुठं हे नाहीये, एक 50 किलोमीटर जवळपास. मी असाइनमेंट 3 तारखेला टाकू शकतो. आम्ही 30 तारखेला मागितली आहे. हा, तर 3 तारखेला म्हणतोय सर, 3 तारखेला. का असं का? सर माझी साईड आहे, पूर्ण 1 महिन्याची साईड आहे, तर अच्छा. इथं काम, तर डे नाईट काम चालते सर इथं, तर अर्जंट मध्ये करून द्यायचं. बिअर प्लांट आहे मोठा. कुठला प्लांट आहे? बिअर प्लांट आहे कासबारचा. तुम्ही जे पायपिंग तर शिकवत आहे ना, मध्ये तेच काम आहे, पायपिंग आणि ते पायपिंग आणि इलेक्ट्रिशियनचं काम आहे मध्ये. सध्या मी टेंडर रिलेटेड काम करतो, तर माझं प्रोजेक्ट इथे चालू आहे सर. बर, ठीक आहे. त्याच्यामुळे म्हटलं सर, चालेल ना सर? ओके. ठीक आहे, चला, थँक्यू. चला, अजून कोणाचं काही